तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल दानिश लर्नर पे। मैं आज आप लोगों के लिए ईवीएस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ईवीएस का ये क्वेश्चन है, ईवीएस का है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ कर रहा है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। यानी आप वायु में प्रदूषण कैसे फैलेगा, अगर कौन सा विधि हम किसी पदार्थ का अपशिष्ट जो जाता है उसको निस्तारित कर रहे हैं, यानी हम उसको क्या कहता है खत्म कर रहे हैं, तो उस कौन सा विधि ऐसा है जिसका यूज करने से वायुमंडल में प्रदूषण फैलेगा। तो पहला है भूमि की भराई, दूसरा है कंपोस्ट, और तीसरा है कृमियों से खाद बनाना, और चौथा है भस्म करना। तो भूमि की भराई से तो नहीं होगा, कंपोस्ट से भी नहीं होगा, कृमियों से खाद बनाना भी नहीं होगा, बल्कि भस्म करने से वायुमंडल में प्रदूषण फैलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब जलाते हैं तो उससे बहुत सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी वही हुआ भस्म करना, किसी भी चीज़ को जलाना। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही मात्रा में निकलेगा, जिससे वायुमंडल में प्रदूषण फैलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सबके सामने है, वो स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोग में डैश का कारण होगा। तो इस स्थान पे कौन ऐसा शब्द आएगा जिससे क्या कहता है ये वाक्य पूरा हो जाएगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है, वो स्थान जो दीर्घकालीन से बहुत ही लंबे समय से बाढ़ से प्रभावित होता है, यानी हर बार वहाँ पे बाढ़ होता है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। तो स्थानीय लोग क्या करेंगे, तो पुनर्वास, दूसरा है स्थानांतरण, और तीसरा है देश प्रत्यावर्तन, और चौथा है पुनः स्थापन। यानी कह रहा है पुनर्वास, फिर से उस स्थान पे आके बस जाएगा, स्थानांतरण यानी उस जगह से चले जाएगा, और तीसरा है देश प्रत्यावर्तन यानी देश छोड़ के चला जाएगा, और चौथा है पुनः स्थापन यानी फिर से वहीं पे स्थापित हो जाएगा। पुनर्वास और पुनः स्थापन लगभग एक ही है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो स्थानांतरण का है कि उस वक्त वहाँ पे बहुत हर बार वहाँ बाढ़ आ रहा है, यानी दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित है। तो इसका मतलब है कि वहाँ से लोग स्थानांतरित करके किसी ऐसे इलाके में चले जाएंगे, ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे बाढ़ नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। तो पहला है मूली, दूसरा है कप्पा, तीसरा है अदरक, और चौथा है शकरकंदी। तो इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा कप्पा। टेपियोका को ही कप्पा कहा जाता है। टेपियोका केरल का उगने वाला एक फल है, और इसका देखिए टेपियोका का दूसरा नाम है कप्पा। इसे कसावा भी कहा जाता है, कसावा। इसका तीसरा नाम कसावा भी है, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया और इस बार भी पूछ सकता है। और इसका एक और नाम है जिसको अवियल कहते हैं। टेपियोका का चौथा नाम जो है इसका अवियल है। और यहाँ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। यानी हांगकांग जो सिटी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा भोजन लोकप्रिय है। तो पहला है सोम जैन, दूसरा है लिंगू फैन, तीसरा है मापू टेफू, चौथा है सुशी। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंगू फैन, जो जिसमें सांप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और उसका बनाया जाता है, तो वही हुआ लिंगू फैन। तो हांगकांग के आदमी इसे बड़े चाव से खाते हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। यानी कौन ऐसा पक्षी है जिसका चोंच ऐसा रहता है जो मीट को काटे और उसको खाए। तो ऑप्शन देखते हैं, तिकोने आकार की चोंच, दूसरा है सीधी और पतली चोंच, तीसरा है हुक जैसी चोंच, और चौथा है लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो तिकोनी आकार की चोंच, तिकोनी आकार त्रिभुज की तरह, तो ये वाला चोंच मीट को काटने और फाड़ने में काम आता है। या सीधी और पतली चोंच, सीधी और पतली, तो ये पतली और सीधी चोंच ये काम आएगा। या हुक जैसी चोंच, हुक जैसी चोंच ऐसे होगा, ये हुक जैसी चोंच। और चौथा है लंबी पतली और सुई जैसी चोंच।
लंबा होगा और सुई जैसा पतला, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हुक जैसी चोंच। हुक जैसी चोंच रहता है, यही किसी भी चीज़ को, मांस को काटने चिरने फाड़ने में काम आता है। जैसे चील का चोंच हो गया, बाज का चोंच हो गया, गिद्ध का चोंच हो गया, इस सब का चोंच इसमें आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। यानी कौन ऐसा नाश्ता बनाए जो जल्दी से जल्दी बन जाए, तो शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो पहला है अंडे का सैंडविच, और दूसरा है कस्टर्ड, तीसरा है डोसा, और चौथा है भेलपूरी। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो जल्दी से जल्दी बन जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भेलपूरी, जिसमें ये बहुत ही जल्दी, यानी ये एक प्रकार का जिसे झालमुड़ी भी कह सकते हैं, और ये हो जाएगा, इसका नाम ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कुछ इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है पट्टचित्र की कला। क्या कर रहा है? पट्टचित्र की कला। कला राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है। तो वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे, कौन सा राज्य है जहाँ पे पट्टचित्र की कला बनाई जाती है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है गुजरात, और चौथा है महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे पट्टचित्र कला बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में पट्टचित्र की कला बनाई जाती है। और अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महामारी के दौरान में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। तो वो कौन ऐसा समूह है इसमें जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है? तो पहला है ब्रोकोली, सोयाबीन, काली मिर्च, दूसरा है स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, और तीसरा है दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, और चौथा है ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। तो कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिसमें ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। तो इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने है, जिसमें कह रहा है किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ झूम खेती किया जाता है? झूम खेती क्या होता है? झूम खेती ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, किसी एक जगह पे खेती करके उसके कुछ सालों तक छोड़ दिया जाता है, और उसमें जो भी खरपतवार होता है या बांस उस होता है उसे उसी में जला के फिर रख दिया जाता है। तो झूम खेती इस तरह से होता है। जो ये पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है मिजोरम, और तीसरा है बिहार, चौथा है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में ही झूम खेती किया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ है, दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल कटने वाले पर्व है। तो कौन सा है? दक्षिणी भारत में फसल काटने पे कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो पोंगल, उगादि, बिहू और लोहड़ी, दूसरा है ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी, तीसरा है ओणम, पोंगल, उगादि और विशु, और चौथा है ओणम, बिहू, उगादि और विशु। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। ये दक्षिण भारत में फसल कटने के बाद ये पर्व मनाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है। तो वर्ली एक पेंटिंग है जिसे वर्ली जनजाति ही बनाते हैं, जो कि बनती है, किससे बनती है? तो पहला है घास और पत्थरों से, दूसरा है बांस और पत्थरों से, तीसरा है गाय के गोबर और मिट्टी से, चौथा है मिट्टी और पत्थरों से। तो वर्ली आर्ट में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है इस पेंटिंग को बनाने के लिए, वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें गाय का गोबर और मिट्टी से मिला के इसका वर्ली आर्ट बनाया जाता है।
पत्थरों से तो कोई आर्ट नहीं बनेगा, पत्थर 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 तीनों में है, और इसमें गाय गोबर और मिट्टी, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके सामने है, भारत की किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरी है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरी है। तो इसमें लेकिन 3 ही राज्य दिया है। पहला है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दूसरा है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, चौथा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट हो जाएगा छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। तो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अजय भोपाल में है और गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है। यानी इसमें कह रहा है अजय भोपाल में है। भोपाल भारत के किस स्टेट में है, तो भोपाल है मध्य प्रदेश में। मान लेते हैं मध्य प्रदेश बीच में है। और यहाँ पे हम इसको डायरेक्शन दे देते हैं। सबसे पहले ऊपर उत्तर होता है, दक्षिण, और इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया। तो ये तो आपको मालूम ही होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ये मध्य प्रदेश से गंगटोक जाता है। गंगटोक कहाँ में है, तो गंगटोक सिक्किम में है। तो भारत के ये इस साइड में हो जाएगा, यहाँ पे सिक्किम में है गंगटोक। तो पहले वो कहाँ गया, तो पहले वो गंगटोक में गया, फिर वहाँ से कहाँ पुडुचेरी गया। पुडुचेरी ये नीचे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से नीचे हो जाएगा, तमिलनाडु से ऊपर हो जाएगा पुडुचेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो पहला हो गया उत्तर पूर्व और दूसरा हो गया दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है। यानी वो कौन ऐसा पक्षी है जो सबसे छोटा है, जो उत्तरी ध्रुव से भारत आता है हमेशा हर साल। तो पहला ऑप्शन है शिखर बत्तख, छोटी है, दूसरा है छोटी मत्स्य कुर्री, और तीसरा है अंसवार, और चौथा है छोटा जलरंग। तो आप जहाँ भी ये देखिएगा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी, तो छोटी जलरंग मार दीजिएगा, लिटिल स्टिंट। तो यही एक ऐसी चिड़िया है जो हर वर्ष उत्तरी ध्रुव से भारत आता है। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रौनी किसी का नाम है। रौनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। तो कहाँ से इटली से भारत आ रही है, उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ यानी पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत लाने के लिए उत्तम है। यानी वो कौन ऐसा तकनीक अपनाएगी जिससे वो कोई भी चीज़ सामान लाए तो वो ख़राब ना हो इटली से भारत आने के क्रम में। तो पहला है डिब्बा बंद, दूसरा है निर्जलीकरण, तीसरा है लवणन, और चौथा है निर्वात पैकिंग। चौथा क्या है, निर्वात पैकिंग। तो लवणन हो गया, इसमें क्या कहता है नमक डाल के ये करेगा, या निर्जलीकरण पानी को हटा देगा। डिब्बा बंद किसी डिब्बे में पैक करके लाएगा, तो इस सब में तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो निर्वात पैकिंग में हो जाएगा, हवा इसमें नहीं रहता है, वैक्यूम पैकिंग। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन रोज़ाना टाइम पे मिलती रहे।